आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। ஒரு நாட்டின் முதலமைச்சர் ரேஷன் அரிசி சாப்பிட்ட முதலமைச்சர் காமராஜரை தவிர உலகத்தில் இவனுக்கு முடியா. சோறாக்கி போட்ட வைரவன் மூக்குக்கிட்ட கொண்டு போக முடியாது, போய் ஒரே நாத்தமா இருக்கும். ஆனா ஐயா முகஞ்சொலிக்காம சாப்பிடுவாருன்னு. ये आवाज उस तमिल नेता की है जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट का उस्ताद था। कोई उसे किंग मेकर कहता है तो कोई राजनीति की पुरपेच गलियों में अपनी ही चाल का मात खाया जीवन के आखिरी दशक में कमजोर बूढ़ा शेर, एक पराजित योद्धा। दीवानगी की हद तक महत्वाकांक्षी और हठी कि मोरारजी देसाई को 2 बार प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और अपने मन मुताबिक नेता चुना। लेकिन इसी के साथ अपनी हदों को बखूबी समझने वाला राजनेता, और इस राजनेता की हद थी उसकी भाषा, जिसकी वजह से उसने अपने आप को प्रधानमंत्री के पद से दूर रखा। सत्ता के बेहद करीब रहकर भी व्यक्तिगत तौर पर हमेशा ईमानदार रहे। ये व्यक्ति थे के कामराज, यानी कामाक्षी कुमारास्वामी, जो भारतीय राजनीति में एक अद्भुत घटना की तरह है। अद्भुत और घटना इसलिए क्योंकि जब समूची राजनीति साधन की शुचिता से मुंह मोड़कर किसी भी तरह शीर्ष तक पहुंचने को आमादा हो, तब याद आता है कामराज का एक वक्तव्य। 1966 की सर्दी है दिल्ली में, मगर राजनीतिक माहौल एकदम गर्म है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में असमय निधन हो गया है। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका जिम्मा कामराज पर है। दिल्ली में माथापच्ची हो रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के कांग्रेसी नेता अतुल्य घोष उनसे कहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर पीएम के पद पर आपका पहला और सीधा दावा होना चाहिए। आपका कहते हुए घोष की मुराद कामराज से थी। इस पर कामराज का जवाब था, जिसे ठीक से हिंदी और अंग्रेजी ना आती हो उसे इस देश का पीएम नहीं बनना चाहिए। बहरहाल किसी भाषा में सहज ना होना किसी के कमतर होने का द्योतक नहीं है। कामराज का व्यक्तित्व ताउम्र अपनी मातृ जबान तमिल में उत्तर भारत के भी घाघ राजनेताओं से लोहा लेता रहा और उन्हें समय समय पर पटखनी भी देता रहा। எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது தொழில் நிர்வாகத்துக்கு மட்டுமில்ல, ஆட்சி நிர்வாகத்துக்கும் அரசியலுக்கும் பொருந்தும். வயசானவங்க இளைஞர்களுக்கு வழிவிடணும். नमस्कार, आज तक रेडियो का बहुत ही खास प्रोग्राम नामी गिरामी सुन रहे हैं आप। मेरा नाम अमन गुप्ता है और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं शुभम तिवारी। के कामराज एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने नेहरू युगोपरांत भारतीय राजनीति की दशा और दिशा तय की। 15 जुलाई 1903 को कामराज का जन्म तत्कालीन मद्रास राज्य के सुदूर दक्षिणी जिले रामनाथपुरम के विरुदुपट्टी में हुआ था। एक गरीब नाडार परिवार में जन्मे कामराज ने अपने पिता को जीवन के शुरुआती सालों में ही खो दिया और महज 11 बरस की उम्र से वे काम करने लगे ताकि घर की आय में कुछ जोड़ सकें। लेकिन इसी के साथ वे लगातार पढ़ाई करते रहे। तमाम पत्र पत्रिकाओं को, अखबारों को पढ़कर खुद को निरंतर गढ़ते रहे। कामराज की जीवनी लिखने वाले लेखक और जाने माने पत्रकार वी.के. नरसिम्हन लिखते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं, कुछ महानता प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ लोगों पर महानता थोप दी जाती है। के कामराज ने महानता प्राप्त की है। कामराज ने बतौर स्वतंत्रता सेनानी भी देश और राजनीति को आयाम दिए। कामराज की बायोग्राफी कामराज अ स्टडी का हिंदी अनुवाद करने वाले के वागीश झा, जो कि लंबे समय तक पत्रकारिता, रेडियो और थिएटर से जुड़े रहे हैं, वे कामराज और शहीद आजम भगत सिंह के जीवन के बीच एक साम्य ढूंढते हुए कहते हैं कि दोनों के जीवन में जालियांवाला बाग हत्याकांड का एक अहम स्थान है। और न सिर्फ भगत सिंह बल्कि कामराज के जीवन का एक सिरा गांधी तक भी जाता है। कामराज और भगत सिंह में एक समानता है जो अधिकांश लोगों को नहीं मालूम होगी।
कि 13 अप्रैल 1919 को जो रॉलेट एक्ट के विरोध में देश भर में सत्याग्रह हुए थे और जलियांवाला बाग हुआ उस दिन, इसी जलियांवाला बाग ने भगत सिंह के जीवन को परिवर्तित कर दिया था, जिसकी मिट्टी वो एक छोटी सी शीशी में भरकर अपनी जेब में रखते थे। और यही वह अवसर था जो कामराज के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। और इसके बाद ही उन्होंने विदेशी शासन की समाप्ति और देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। और यह संयोग जो भगत सिंह के साथ उनके सामने से शुरू होता है, एक शानदार जीवन की परिणति भी 2 अक्टूबर को होती है, जिस दिन उनकी मृत्यु होती है, जो गांधी जी का जन्मदिन है। तो मुझे लगता है कि यह जो संयोग है, यह संयोग एक व्यक्ति के उस महान सोच और अद्भुत विचार को भी अपने आप में संजोता है एक जगह। कामराज का राजनीतिक कद बहुत ही सहजता से आकार लेता है। 1919 के जालियांवाला बाग से जो उनका जीवन शुरू होता है, उसमें एक महत्वपूर्ण अवसर आया 1930 में, जब नमक कानून पारित हुआ और इसकी मुखालफत में वे जेल चले गए। इसी बीच उनकी दादी पार्वती अम्मल की तबीयत बहुत खराब हो गई। दादी चाहती थीं कि वे कामराज से आखिरी दिनों में एक बार मिल लें, लेकिन कामराज ने पेरोल पर बाहर आने से मना कर दिया। वजह इतनी थी कि उनसे अच्छे आचरण की गारंटी मांगी जा रही थी, और ये जो आचरण है वो ब्रिटिश हुकूमत की बातों को स्वीकार करने जैसा था, जो कि उनके सिद्धांत और आत्मसम्मान के खिलाफ था। सहजता और नम्रता ये उनके जीवन के साथ ताउम्र नथी रही। इतना ही नहीं, वे बेबाक रहे। जैसे उनसे कई बार लोगों ने ये पूछा कि आपने पढ़ाई छोड़ दी, क्या आपने असहयोग आंदोलन की वजह से पढ़ाई छोड़ दी? कामराज ने साफ कहा, मेरा मन पढ़ने में नहीं लगा, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उनकी ये ईमानदारी और ये नैतिक पक्ष उनके जीवन का संबल था। और जब वे मुख्यमंत्री बने तत्कालीन मद्रास स्टेट के, तो इस दौरान भी ये चीजें उनके साथ रहीं। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के शिक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव किए। डिजिटल न्यूज वेबसाइट दी लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी कामराज को स्वतंत्र भारत में अब तक का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री मानते हैं, और ऐसा कहते हुए वे कुछ वजहों को भी गिनवाते हैं। आजादी के बाद के भारत के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री कौन? के कामराज के मुख्यमंत्री रहते हुए और आर वेंकटरमन जो बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने, उनके इंडस्ट्री मिनिस्टर रहते हुए तमिलनाडु में सबसे पहले सड़कें बनी, गांव को जोड़ने वाली, बड़े पैमाने पर बिजलीकरण हुआ। और इन 2 चीजों की वजह से और शिक्षा में निवेश की वजह से, वहां पे जो औद्योगिकीकरण हुआ उसकी वजह से तमिलनाडु आज भी, आप जीडीपी के लिहाज से देखें, सब चीजों के लिहाज से पावर हाउस है। और इसलिए वहां आज सारी वेलफेयर स्कीम्स मुमकिन है, और मिड डे मील की स्कीम भी, कैसे बच्चों को लाया जाए, शुरू में लोगों ने खिल्ली उड़ाई, वो भी तमिलनाडु से आई है। इसलिए मैं इसमें के कामराज को जरूर रखूंगा। कामराज के बारे में कहा जाता है कि वो जब 1954 में तत्कालीन मद्रास के मुख्यमंत्री बने, तो वो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। मगर मद्रास में अगले 9 साल के उनके कार्यकाल को प्रशासन के बेहतरीन दौर के रूप में देखा जाता है। कामराज के नेतृत्व में मद्रास के औद्योगिक और कृषि क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विकास हुआ, और मिड डे मील जैसी जरूरी योजना की रूपरेखा ही नहीं, बल्कि पोषण से इतर सामाजिक उत्थान के लिए खासकर दलित समुदाय और तथाकथित उच्च तबके के बीच के विभेद को किस तरह पाटा जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री रहते हुए कामराज ने कुछ जरूरी और दूरगामी फैसले किए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि दलितों का सम्मान हो और रूढ़िवाद के केंचुल को जितना हो सके उतारा जा सके। वागीश झा याद करते हैं, मुख्यमंत्री बनने के समय छोटी छोटी घटनाएं हैं जो उनके बारे में आपको समझने का मौका दी। सबसे पहले तो उन्होंने अपने एक दलित मंत्री परमेश्वरन को हिंदू धार्मिक नीति संबंधी विभाग सौंप दिया। इस बात से बहुत लोगों में परेशानी हुई कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, लेकिन उनका ये कहना था कि हिंदू धार्मिक नीति के मंत्री के रूप में एक दलित को स्थापित करने से यह सुनिश्चित होगा कि तमिलनाडु में मंदिर के अधिकारियों द्वारा उनको सम्मान दिया जाएगा, और रूढ़िवादी सोच को भी एक गहरा धक्का लगेगा जो दलित जनता के बीच बराबरी और आत्मसम्मान का एक नींव रखेगा। दूरगामी सोच थी उनकी। वो खुद नाडार कम्युनिटी से आते थे, जो कि एकदम अस्पृश्य लोगों से जस्ट एक
स्टेप ऊपर वाली जाति होती है। तो ये उनका बहुत महत्वपूर्ण काम है उनको समझने के लिए। कामराज चाहते तो 1967 तक मुख्यमंत्री बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ दी। दरअसल सन 1962 के आम चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी सफलता हासिल की थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर देश की बागडोर को संभाल लिया था। लेकिन कुछ ही महीनों में चीन के साथ युद्ध हो गया, जिसमें भारत को करारी शिकस्त मिली। पंडित नेहरू और पार्टी की लोकप्रियता में खासी गिरावट आ गई। इसका असर यह हुआ कि 1963 में 3 लोकसभा उपचुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी धरातल में जा रही थी और इस संकटपूर्ण स्थिति से बाहर निकालने के लिए कामराज ने पंडित नेहरू को सुझाव दिया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को मंत्री पद से इस्तीफा देकर संगठनात्मक कार्यों में जुटना चाहिए। यही सुझाव कामराज प्लान के नाम से जाना गया। कामराज का ही यह प्लान था जिसकी वजह से देश के 6 मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ गया। इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्रियों में खुद कामराज भी शामिल थे। तत्कालीन मद्रास के मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सिर्फ मुख्यमंत्रियों को ही नहीं बल्कि 6 केंद्रीय मंत्रियों को भी इस्तीफा देना पड़ा। इसमें लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई और बाबू जगजीवन राम जैसे कद्दावर नेता शामिल थे। कामराज प्लान का मकसद मुख्य रूप से कांग्रेसियों के मन से सत्ता के लालच को दूर करना था और इसके स्थान पर संगठन के उद्देश्यों और नीतियों के लिए एक समर्पित लगाव पैदा करना था। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इस प्लान के जरिए संभवतः पंडित नेहरू ने इंदिरा गांधी की राजनीतिक करियर में रोड़ा बन सकने वाले संभावित नेताओं को ठिकाने लगा दिया। बहरहाल इस घटना के कुछ दिन बाद ही कामराज को 9 अक्टूबर 1963 को भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद 1964 में पंडित नेहरू का निधन हो गया। देश में गहरे राजनीतिक संकट की स्थिति बन गई। प्रधानमंत्री पद के लिए गुटबाजी होने लगी। कांग्रेस के भीतर मोरारजी देसाई गुट के उग्र होने के बावजूद अपनी राजनीतिक प्रबंधन की बदौलत बिना चुनाव के आपसी सहमति से उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर कांग्रेस में सहमति बना ली और ऐसा करके उन्होंने अपनी सांगठनिक क्षमता का लोहा मनवाया। शास्त्री जी के निधन के बाद भी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने में कामराज की महती भूमिका रही और दोनों ही मौकों पर उन्होंने मोरारजी देसाई का रास्ता रोका। लेकिन बाद के वर्षों में इंदिरा गांधी और उनके बीच वैचारिक तौर पर भिन्नता आ गई और इसी के साथ जिस तरह उनके गृह राज्य में राजनीति ने एक नया रुख लिया और पहचान की राजनीति हावी हुई, इन सब की कीमत कामराज को चुकानी पड़ी। लेकिन के बागीश झा कहते हैं कि यह ठीक बात है कि जीवन के आखिरी दशक में कामराज एक पराजित योद्धा हमें नजर आते हों, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी, नैतिकता और लोगों के हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। इंदिरा गांधी के उदय में उनकी जो व्यक्तिगत सोच थी वह सांगठनिक सोच नहीं होकर के एक प्रकार के वैचारिक आइडियोलॉजिकल सोच को लेकर वो चली थी, जहाँ की वो लेफ्ट रेडिकल टाइप के विचारों को लेकर के आगे बढ़ना चाह रही थी शुरू में, और उसके बाद उसकी बहुत ही दर्दनाक परिणति हुई उनके इमरजेंसी घोषित करने के रूप में। तो यह जो संगठन के ऊपर व्यक्ति का महत्व इंदिरा गांधी के समय आया वह उनके सोच के एकदम उलट हो गया था। और उसी के साथ साथ तमिलनाडु की राजनीति में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है जब डीएमके आता है। उनकी बहुत ही स्पष्ट समझ थी कि डीएमके की जो यह सोच है वह बहुत संकीर्ण सोच है और कांग्रेस को इस संकीर्ण सोच के साथ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन तब तक इंदिरा गांधी का कद इतना बढ़ गया था कि उन्होंने अपने को पार्टी घोषित कर दी और कांग्रेस आई हो गई, इंदिरा हो गई कांग्रेस, और वो अलग हो गए। तो वो कांग्रेस ओ में चले गए और फिर उसके कांग्रेस और डीएमके ने मिल करके चुनाव लड़ा और पूरी राजनीति का जो जोड़ तोड़ की राजनीति और इन सब तरह की चीजों में वो कोप नहीं कर पाए, उसके साथ वो साथ मिलकर नहीं चल पाए। तो ठीक है, मैं समझता हूं कि कामराज अंतिम समय में एक पराजित योद्धा के रूप में लिया जा सकता है उनको, मगर वो ऐसे पराजित योद्धा थे जिनके पराजय में भी उनके सर पर बहुत बड़ा तमगा था और बहुत बड़ा ताज था कि उन्होंने पार्टी, नैतिकता और लोगों के हित को सर्वोपरि रखा हमेशा, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे वो सत्ता में नहीं रहे। बहरहाल जीवन के आखिरी राजनीतिक क्षणों में एकाकीपन में चले गए कामराज का 2 अक्टूबर 1975 को हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। अगले साल यानी 1976 में
इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। ये ठीक बात है कि कुछ खास राजनेता किसी देश की राजनीति के झंडा बरदार हो जाते हैं और बाकी के लोगों को चालाकी से किताब के पन्नों तक समेट दिया जाता है। लेकिन जब जब जरूरत पड़ती है, ऐसे किरदारों को पक्ष विपक्ष से परे अपना बनाना पड़ता है। शायद तभी तमिलनाडु जाते हुए कभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो कभी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को कामराज से जोड़ते हुए नजर आते हैं। ये कामराज की उपलब्धि है। और जाते जाते एक बात, बस यूं ही ताकि सनद रहे कि पूरा जीवन कामराज ने कितना सादगीपूर्ण जिया। कामराज का जब निधन हुआ तो उनके पास केवल 130 रुपए, 2 जोड़ी चप्पल, 4 शर्ट और कुछ किताबें थीं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर थे शुभम तिवारी और साउंड मिक्सिंग की अमृत रेगी ने। मैं अमन गुप्ता अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत का सफरनामा नामी गिरामी में लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं। खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की। हर शनिवार आज तक रेडियो पर। कान बनाओ, कच्चा ज़्यादा रखना।